In this video, we discuss that what is statement of the problem or what is problem statement. तो basically research problem एक statement है किसी भी area of concern के बारे में, एक condition के बारे में, एक problem के बारे में जिसको हमने improve करना है या जिस पे हमने काम करना है। तो fundamentally ये एक difficulty है, एक मुश्किल है जिसको हमने खत्म करना है, eliminate करना है, या एक troubling question है जो problem create कर रहा है और exist कर रहा है किसी भी scholarly literature में, किसी भी theory में या किसी भी प्रैक्टिस में, जिसको हमने पॉइंट आउट करना है और उसकी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसकी एक डिलिबरेट किस्म की इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसको हमने खत्म करने की कोशिश करनी है। तो खत्म तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो क्रेसवेल के मुताबिक जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, बेसिकली हम उसमें अपना टॉपिक बताते हैं बिगिनिंग में ही कि हमारा टॉपिक क्या है और उसमें प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम 3 किस्म के गोल्स अचीव करना चाहते हैं। पहला कि हम रीडर्स को मोटिवेट करें कि वो पढ़ें उसको और पढ़ते रहें, और फिर हम उनका इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं उस स्टडी के अंदर, और हम एक इनिशियल फ्रेमवर्क और एक रेफरेंस देना चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पूरी रिसर्च हमारी किस टॉपिक के बारे में होगी। तो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम वो चीज है जिसको कोई रीडर पढ़ेगा हमारी रिसर्च को तो वो उसके बारे में मोटिवेट होगा, उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा और फिर वो उस फ्रेमवर्क को लेके आगे चलेगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेगा। सो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है किसी भी रिसर्च में, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी एकेडमिक वर्क में। बेसिकली ये बताता है कि चैलेंज क्या है, इशू क्या है, और ये स्टडी जो हम कर रहे हैं, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ये किस चीज को एड्रेस करेगी, किस चीज के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, या किस चीज की को इन्वेस्टिगेट करके हमें डायरेक्शन देगी, हमारी रहनुमाई करेगी। तो अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत सिंपल है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारा ब्रॉडर टॉपिक क्या है और उसमें हमारा पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है जिसपे इस रिसर्च में काम किया गया है, और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों रेलेवेंट है, और फिर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रीडर को ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को समझे कि किस वजह से, किस सियाको सबाक में, ये किस प्रीवियस नॉलेज की बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम सामने आया है। सो फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियरियन स्टडी में एग्जांपल लेते हैं कि बहुत अरसे से जो एक साजिशी रवैया है हैमलेट के कैरेक्टर का और उसकी जो साइक की, उसकी जो मेंटल और कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हैमलेट का जो प्ले है बहुत सी इसकी इंटरप्रिटेशंस की गई हैं, हर बंदे ने इसको अपने हिसाब से समझा है और फिर एक्सप्लेन किया है, और स्कॉलर्स ने डिबेट की है इसके ऊपर कि हैमलेट के जो एक्शंस थे उनके पीछे उसकी मोटिवेशन क्या थी, स्पेशली उसकी जो एलिमेंट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन था, ये जो डिले था कि वो जो अपने बाप के मर्डर का बदला लेना चाह रहा है, रिवेंज लेना चाह रहा है, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन का एलिमेंट आ रहा है, वो ले नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा काम, तो अपने तमाम जो उसके प्लान्स हैं उनको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हैमलेट के कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल डेप्थ क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके बिहेवियर को, और हम ये इंसाइट लेना चाह रहे हैं कि शेक्सपियर ने ह्यूमन नेचर को किस तरह पोर्ट्रे किया है और प्ले की थीमेटिक रिचनेस क्या है। सो बेसिकली ये हमारा एक प्रॉब्लम है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस शेक्सपियरियन स्टडीज के अंदर हैमलेट के प्ले पे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब हम उस चीज को नैरो डाउन करेंगे और फोकस करेंगे स्पेसिफिक इशू और गैप पे जो कि नॉलेज में अभी तक मिसिंग है या उस पर काम नहीं हुआ, और ये स्टडी एड्रेस करेगी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक और नैरो डाउन प्रॉब्लम को जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करें, मींस कि उसने हमें क्लियर करना है, कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि रीडर उसको पढ़ेगा और उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और मोटिवेट होगा। वो तभी होगा जब चीजें क्लियर, स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होंगी। सो अगेन हम हैमलेट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं एक स्पेशल इशू कि हैमलेट की जो मैडनेस है उसके आसपास क्या एम्बिग्युइटी थी, वेगनेस क्या थी, डाउट क्या था। सो स्कॉलर्स ने डिबेट की है कि हैमलेट का जो बिहेवियर है वो बहुत इरेटिक था, अनप्रेडिक्टेबल और अनरिलायबल था थ्रू आउट द प्ले, और उसकी जो जेन्युइन मैनिफेस्टेशन है जो उसकी मेंटल इलनेस की है, ये उसका जो एक स्ट्रेटेजिक कवर है वो दूसरों को धोखा देने वाला बना हुआ है, और ये एम्बिग्युइटी कॉम्प्लिकेट कर रही है तमाम हैमलेट के बारे में और उसके कैरेक्टर के बारे में जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको, और क्वेश्चंस रेज कर रही है कि उसकी ये नेचर क्यों है, उसकी नेचर में सैनिटी, ये रीजन क्यों है, डिसेप्शन क्यों है, और सच क्या है प्ले के अंदर, वो ढूंढना है। सो देयरफॉर अब जरूरत है कि हम एक
डीप अंडरस्टैंडिंग टेक्सचुअल एविडेंस की बेस पे और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की बेस पे हैमलेट की मैडनेस की ट्रू नेचर को फाइंड करने के लिए उस पर काम करें। सो हम अपने प्रॉब्लम को मजीद नैरो डाउन कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर के अंदर हमने एक एरिया ले लिया। नेक्स्ट, स्कोप एंड लिमिटेशंस। अब हमें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी कि जो प्रॉब्लम है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे और उसके एस्पेक्ट्स बताएंगे और उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करेंगे कि क्या चीज इस स्टडी में इंक्लूड होगी और क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी या एक्सक्लूडेड होगी। तो बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा कि हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें और स्टडी जो है वो बोर ना हो और अनफोकस्ड ना हो। तो उससे बचने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम और रीडर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए हम अपनी चीजों को स्कोप फोकस करेंगे और लिमिटेड करेंगे। सो अगेन हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलरली ये स्टडी जो है ये फोकस करेगी हैमलेट की मैडनेस को, जो कि शेक्सपियर ने हैमलेट प्ले में प्रेजेंट की है। और उसमें हम पर्टिकुलर एम्फेसिस ये फोकस करेंगे कि एक्ट 3 सीन 4 द क्लोजेट सीन, जिन्होंने हैमलेट पढ़ा है उनको इसका आइडिया होगा। वहां पे हैमलेट आपका आप सामना होता है अपनी माँ के साथ, क्वीन गर्ट्रूड, और उसमें जो प्ले के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल थीम्स भी हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, वो हमें अपने स्कोप से हटा सकती हैं। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि हम स्कोप लिमिटेड कर चुके हैं तो हम फोकस्ड रहेंगे अपने प्रॉब्लम पे। मजीद ये कि प्राइमरीली ये जो स्टडी है क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस, के मींस उसके बारे में और लोगों ने क्या बात की। तो बेसिकली ये रिसर्च कोई एम्पिरिकल रिसर्च नहीं होगी या परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस नहीं होगा, बल्कि ये ऑलरेडी जो स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस हो चुकी हैं उनका एनालिसिस करके हम अपनी जो टेक्सचुअल एनालिसिस है उसको सप्लीमेंट करेंगे। तो स्कोप एंड लिमिटेशंस के बाद वी लीड इनटू सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। हमने ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों जरूरी है कि जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसको एड्रेस किया जाए, और फिर हाईलाइट भी करना है कि इसकी पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं या कंसीक्वेंसेस क्या हैं। और अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो इस पर्टिकुलर प्ले के बारे में जो इंटरप्रिटेशंस, ये जो अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं उनमें क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। अगेन हमने जस्टिफाई करना है और सिग्निफाई करना है अपनी प्रॉब्लम को। तो ये जो क्वेश्चन है कि हैमलेट की जो मैडनेस है उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं, तो हम सेपरेट करते हैं हैमलेट के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज को और उसकी मोटिवेशंस को, और शेक्सपियर ने किस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया है, मोरालिटी को एक्सप्लोर किया है, एग्जिस्टेंशियल एंगल्स जो गुस्सा है उसको किस तरह एक्सप्लोर किया है। मजीद हम हैमलेट की मैडनेस की नेचर को भी समझने की कोशिश करेंगे जब हम इस प्ले का एक थीमेटिक एनालिसिस करेंगे और थीमेटिक डेप्थ में जाएंगे। और जो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस है, मींस कि शेक्सपियर ने तो ये प्ले 1604 ये 1605 में लिखा है, लेकिन वो वाली चीज आज 2024 में या आज से आने वाले बाद के टाइम में किस तरह रेलेवेंट है। तो हमारी ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम है ये बताएगी जब हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि हैमलेट की जो अंडरस्टैंडिंग है ये टाइमलेस मास्टरपीस है इंग्लिश लिटरेचर का। तो बेसिकली इसने ह्यूमन फ्लॉज को डिस्कस किया है, ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन मोरालिटी को और एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट को किया है, जो उस टाइम थी, आजकल के भी प्रॉब्लम्स हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग वही हैं। तो इसको एक टाइमलेस मास्टरपीस के तौर पर रिप्रेजेंट करेगी। तो एट द एंड we give the purpose or objective of the study. So we need to clearly state कि हमारे goals क्या हैं, हमारे objectives क्या हैं इस रिसर्च के। मैं उम्मीद क्या करता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करके, कि जब इसका मसला निकल आएगा, हल इसका निकल आएगा, तो मेरी उम्मीद क्या है या मैंने हाइपोथेसिस क्या किया है, मेरी सपोजिशन क्या है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। बेसिकली तो जिस एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्रिटिकली एग्जामिन करें हैमलेट की मैडनेस को, इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू एक्ट 3 सीन 4। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हैं, जो इमेजरी शेक्सपियर में यूज की है उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो ड्रामेटिक टेक्निक्स उसने एम्प्लॉय की हैं हैमलेट के मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एनालाइज कर सकते हैं। और हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी मैडनेस की इम्प्लीकेशंस कि खुद के, उसके लिए और अदर कैरेक्टर्स के लिए किस तरह वो थीम की एक सेंट्रल अट्रैक्शन बना हुआ है। और मजीद हमारी ये स्टडी ये भी फाइंड आउट करेगी कि जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरली डिबेट है कि ऑलरेडी स्कॉलर्स ने इस टॉपिक के ऊपर क्या काम किया है, और फिर हम अपने एनालिसिस से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है अपनी इंटरप्रिटेशंस देंगे और इनसाइट्स देंगे, और किस तरह शेक्सपियर ने ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैमलेट के कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया है, अपनी फाइंडिंग और कंक्लूजन्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक स्टेज सेट करती है कि हमारा पूरा जो रिसर्च का एंडेवर है
ये जो हम एक काम करने जा रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म बनाती है और एक क्लियर रोड मैप देती है कि हमने कौन से इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है और फिर हमने उनको किस तरह एड्रेस करना है। तो ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारे रिसर्च क्वेश्चंस, हमारी हाइपोथेसिस, हमारी मेथोडोलॉजी और हमारी फाइंडिंग्स वो बेस कर रही है। तो ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारी पूरी रिसर्च की बिल्डिंग बननी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।